फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल S4S पर। आज हम साइंस की क्लास में बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं आज के प्रकाश के अगले टॉपिक की। ये पार्ट 3 है। देखिए, प्रकाश पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। देखिए क्या है नियम। पहला नियम जो कहता है आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण व परावर्तित प्रकाश किरण से बनने वाले आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर रहता है। ठीक है, तो कैसे देखिए एक्सप्लेन, या यूं भी कह सकते हैं कोण आई बराबर होता है कोण आर। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन देखिए इसका। ये जैसे हमने कोई भी प्लेन मिरर लिया है, कोई भी अपने परावर्तक सतह ले ली है, ठीक है, और ये बीचों बीच हमने अभिलंब खींचा है। अगर आपसे पूछा जाए अभिलंब क्या है, तो आपको कहना है जहां पर आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण आपस में जहां मिलती हैं, वही बिंदु क्या, उस बिंदु पर बनने वाला जो लंबवत लाइन है, लंबवत कोण है, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यहाँ पे अभिलंब। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है, ये कोण आर हो जाएगा, जो आप परावर्तन कोण है, और यहाँ पे ये आपतन कोण। ठीक है, इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, और इसे हम कह देंगे अभिलंब, इसे हम कह देंगे हम अभिलंब, इसे कह देंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और इसे कह देंगे आपतित किरण। ठीक है, और ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, जिसे हम दर्पण भी कह सकते हैं। नंबर 2 पे आता है नियम। नंबर दूसरा जो नियम है वो कहता है आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण कोमा परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण कोमा तथा अभिलंब या एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों तल के एक और स्थित होते हैं, एक और स्थित होते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। ठीक है, और इस परावर्तक पृष्ठ को हम क्या मान लें, तल मान लें, तो तल के एक ही दिशा में या एक और ही स्थित है। ठीक है, दोनों नियम क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद देखिए ये तो नियम हो गए। इसके बाद हम लेते हैं दर्पणों से
दर्पणों से संबंधित शब्दावली, प्रतिबिंब दर्पणों से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण की, प्रतिबिंब निर्माण की शब्दावली। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है इसके बारे में, हम आज समझेंगे इसके बारे में भी। तो पहले लेते हैं हम यहाँ पे मुख्य अक्ष। देखिए क्या होता है मुख्य अक्ष, समझिएगा। पहले परिभाषा लिख लेते हैं। दर्पण के, यहां गोलीय लिख लेना, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए कैसे, जैसे हमने ये एक दर्पण लिया है गोलीय, जिसका नाम होगा आपको याद है तो अवतल, और ये इसका ध्रुव है, पोल है, और ये इसका वक्रता केंद्र मान। इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा यहाँ खींची जा रही है, वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्योंकि काल्पनिक है तो इसको हम आर पर कह सकते हैं, इसको एक्स और एक्स डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। दूसरा जो शब्दावली आती है वो आती है आपके वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जिसको सी के द्वारा नोट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या लिखा जाएगा परिभाषा में, इसके लिए लिखेंगे हम गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का संयुक्त भाग होते हैं, संयुक्त भाग होते हैं, संयुक्त भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र, दर्पण के लिए केंद्र, दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इसे हम वक्रता केंद्र कह देंगे। ये देखो इस तरह समझा जा सकता है इसको भी। जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है अवतल, अब इसका ये किसी गोले का संयुक्त भाग है। गोले दर्पण होते क्या है, गोले का संयुक्त भाग होते हैं। ठीक है, तो इसका देखो ये था, इसका एक कट भाग ही तो है, तो इसका ये जो केंद्र बिंदु है इसको हमने कह दिया सी, यानी कि वक्रता केंद्र। और ऐसा वैसा ही अगर हम बात करें तो उत्तर के लिए, तो उत्तर के लिए देखो यूं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये उत्तल है, इसके क्योंकि इसका जो बाहरी सरफेस है, उभरा हुआ सरफेस, वह क्या क्या होगा, बाहरी सरफेस होगा, वह आपका परावर्तक का काम करेगा। और देखो इस प्रकार से ये संयुक्त भाग होता है आपका। ठीक है, तो इसका विभाग ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद हम बात करें इसमें तीसरे नंबर के पॉइंट की, तो तीसरे नंबर का पॉइंट जो होगा वो हम लेंगे यहाँ पे फोकस दूरी। सॉरी, फोकस दूरी से पहले हम ले लेते हैं मुख्य
मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, जिसको हम कैपिटल F के द्वारा नोट करेंगे। इसके लिए देखो क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर, समांतर चलती हुई प्रकाश किरण, चलती हुई प्रकाश किरण, चलती हुई प्रकाश किरण, चलती हुई प्रकाश किरण दर्पण से, दर्पण से परावर्तित, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को, ध्यान रखिएगा मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती, जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, कैसे देखो, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई सा भी दर्पण है, अवतल लिया है मैंने यहाँ पे, और ये इसका वक्रता केंद्र था, ये इसका ध्रुव बिंदु था, और यहाँ पे ये मैंने मुख्य अक्ष खींच रखी है। ठीक है, सीधी तो नहीं खींची। ठीक है, इसके समानांतर ये चली प्रकाश किरण। ठीक है, और यहाँ से परावर्तित हुई और परावर्तित होके ये इधर से निकल गई। ठीक है, इस बिंदु पे इसने काटा है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, फोकस, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु क्या कहलाएगा, उसके लिए फोकस कहलाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा। ठीक है, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। अब लेते हैं बच्चों इसमें नंबर 4 पे, वो होगा आपका ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं और पी के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। लिखते हैं इसमें, दर्पण का वह बिंदु जहां पर आपतन कोण यहाँ पर आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर हो जाता है, वह बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो उसको ये समझो तो देखो, जैसे मैं अब की बार जो दर्पण लूंगा वो ले लेता हूँ। यहाँ पे ये उत्तल है, उत्तल दर्पण होगा, और इस उत्तल दर्पण के लिए ये यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया है। तो देखो प्रकाश किरण ये आई है और यहाँ से ये परावर्तित हो गई है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का जो कोण का मान है I और R, ये दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया है। इस बिंदु पे हुआ तो ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं हम इसमें
फोकस दूरी, फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे मेन होता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी है, देखिए क्या लिखा जाएगा, दर्पण के फोकस से दूर तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। तो कौन सी दूरी हुई, देखिए समझिएगा एक्सप्लेन में। ये हो गया इसका अवतल दर्पण, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया है, ये इसका ध्रुव हो गया है। ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं, और ये इसका मान लेते हैं हम फोकस। फोकस देखो यूं हो गया है, ठीक है, इसलिए इसको फोकस कहा गया है। और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है, फोकस से लेके दूर तक की दूरी, उसे हम कह रहे हैं फोकस। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसमें स्टार करके कर रहा हूं कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, या इसको ही कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, वह फोकस दूरी में संबंध ज्ञान करो, संबंध बताएं। तो देखो क्या संबंध होता है, ये होता है बच्चों R बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या की दोगुनी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। यहां देखो एक संबंध और स्थापित कर लेते हैं, F = R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह संबंध रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। यहाँ तो यह संबंध होगा, और यहाँ अगर इस इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ कहेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो ये संबंध होता है इसमें। इसके बाद जो होता है आपका, उसे हम कहते हैं द्वारक। वैसे इतना पूछा नहीं जाता द्वारक, तो फिर भी देखो द्वारक क्या होते हैं, गोलीय दर्पण के व्यास के बिंदु द्वारक कहलाते हैं, द्वारक कहलाते हैं। ये तो हुई बच्चों आज इनकी जो शब्दावली है, टर्म है दर्पण के बारे में, जो इमेज हम बनाएंगे उसके बारे में, कि किस प्रकार से क्या क्या टर्म यहाँ पे यूज की जाएगी। क्योंकि कई बार हमको वो वक्रता त्रिज्या देता है आंकिक प्रश्न में, कई बार फोकस दूरी दे देता है। हमको ये शब्दावली जब नहीं आती तो हम उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये तो हमने शब्दावली सीखी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद टॉपिक चेंज करते हैं। देखिए टॉपिक चेंज करते हैं, तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे दर्पणों से
प्रतिबिंब आरेख नियम। दर्पणों से जो प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे उसके आरेख जो नियम होते हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे आज कि क्या होते हैं वो। देखिए दोस्तों, पहला जो है उसमें आपको ध्यान रखना है। देखो, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद उसको समझाएंगे। पहला नियम तो देखो, ये मैंने अवतल लिया है दर्पण, ठीक है। ये इसका मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया है, मुख्य अक्ष खींच दिया है, और ये इसका ध्रुव हो गया है, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया है। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई कोई आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई कोई प्रकाश की आपतित किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, या फिर आप आती हुई प्रतीत होती है, या फिर ये अगर इस दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ आभास होगा, ठीक है। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया है, ठीक है। ये इसका ध्रुव हो गया है, और ये प्रकाश किरण एक परावर्तक पृष्ठ इस साइड में है, तो ये इसकी किरण हो गई है आपतित, और टकराने के बाद ये परावर्तकों की इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये प्रकाश किरण इसके पीछे से आ रही है, ये इसका फोकस है, ठीक है। तो परिभाषा में लिखेंगे हम यहाँ, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई दर्पण से परावर्तित होती है, तो यह फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। एक नियम हो गया। दूसरा नियम हम लेंगे यहाँ पे, इसका अपोजिट नियम हो जाएगा वो। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया है, ठीक है। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया है, ठीक है। अब हम इसका अपोजिट लेंगे कि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसका लिखा जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर आती है और दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। इसका अपोजिट हो गया है, यानी यहाँ पे समानांतर आ रही थी और फोकस से होकर चलेगी, या फोकस से आती है और समानांतर हो जाती है। तीसरा, ये वही मैंने फिर से अवतल दर्पण लिया है, और ये इसका मैंने मुख्य फोकस जो अक्ष है वो खींच लिया है, और इसको मैंने केंद्र मान लिया है, और इसको ध्रुव मान लिया
इसके लिए लिखेंगे जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से परावर्तित होती है तो यह आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर कर लेती है या बराबर हो जाता है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद जब परावर्तित होती है तो यहाँ पे बनने वाले जो कोण I और कोण R का मान है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 नियम देते हैं स्पॉट पे। इस पे लिखेंगे, देखो पहले देख लो कैसे 4 नियम होते हैं इसके। ये इसका हो गया है वक्रता केंद्र है ये, और ये इसका ध्रुव है। ठीक है, देखिए इसमें कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद परावर्तन के बाद उन्हें उसी मार्ग पर लौट जाती है। जब प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद यहाँ से जब परावर्तित होगी तो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है बच्चों, आज हमने देखे 3 टॉपिक हमने आज यहाँ पे तैयार किए। पहला हमने परावर्तन के नियमों के बारे में बात की, दूसरा हमने बात की है इसकी शब्दावली की, और तीसरा टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर दर्पणों से संबंधित आरेख नियम। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और अच्छे से वीडियो बन सके। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।